Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this class we are going to start a new chapter in 12th class chemistry, that is D and F block elements. This is our 8th chapter. इसमें पहले अपन डिस्कस करेंगे D block elements के बारे में, फिर अपन डिस्कस करेंगे F block elements के बारे में. तो इसको बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम ये होती है चैप्टर में कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक का कंटेंट देखकर अपन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो बुक के कंटेंट से थोड़ा सा अलग पूछा जाता है. क्वेश्चन इसमें जनरली रीजन का पूछा जाता है या लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें बुक का कंटेंट के अलावा और कुछ चीजें जो है लॉजिकल इनपुट भी अपने को इंक्लूड करने होते हैं. विदाउट उनके अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते. तो उन सभी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे, कंटेंट भी अपन डिस्कस करेंगे, तो साथ में किस पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे. और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो यूजफुल है ही है, उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, जेई है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनमें भी ये इक्वली यूजफुल है. इसके साथ ही जो हायर जो क्लासेज होती है लाइक बीएससी है, उसके कोर्स में भी कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो वन पहले पॉइंट देखते हैं कि इसमें पॉइंट क्या होंगे. देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में फिल किए जाते हैं, उसी तरह से इनका नाम दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट. जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उनका भी नाम दिया जाता है. इसके अलावा इनका एक जनरल नेम हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल. तो वो इनको क्यों कहा जाता है और इनमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स या मेटल्स है जिनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा गया है, क्यों नहीं कहा गया है, वो अपन सबसे पहला जो अपना पॉइंट वहां पर रहेगा. उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद इनमें 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज. उन सभी सीरीज में जैसे इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में फिल हो रहे हैं तो 3D सीरीज, 4D सबशेल में फिल हो रहे हैं 4D सीरीज, और 5D सबशेल में फिल हो रहे हैं तो 5D सीरीज. ऐसे इनमें 3 सीरीज होती है. तो उन तीनों सीरीजों के जो एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हर एलिमेंट का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इसके साथ अपना जो फोकस रहेगा वो एक्सेप्शन पर रहेगा. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल और हाफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करके नहीं बताया गया है. यानी वो जो रूल है उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए उनसे अदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कुछ एलिमेंट्स का. तो उनको अपन हाईलाइट करेंगे कि उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कि इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड से अलग आएगा. उनको अपन कैसे लर्न करें वो अपन फोकस करेंगे. उसके बाद अपना पॉइंट रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, एटमाइजेशन एंथैल्पी है, हार्डनेस है, इनके ऊपर अपना फोकस रहेगा कि अदर मेटल्स से इनका जो ये तीनों प्रॉपर्टीज है क्या उनसे कम है या ज्यादा है, उनके रिलेटिव अदर मेटल के रिलेशन में इनके ये पॉइंट्स कम है या ज्यादा है, वो डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही इनमें आपस में जैसे अपन अप टू डाउन चलते हैं या लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इन पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट, एटमाइजेशन एंथैल्पी और हार्डनेस में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, क्यों आते हैं, वो डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट होगा अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल का भी एक पार्ट है. इनकी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, अदर भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये अप टू डाउन चलने पर और लेफ्ट टू राइट चलने पर कैसे कैसे वेरी करती है, क्यों करती है. और इसमें जो मेन अपना फोकस रहेगा वो रहेगा 4D और 5D सीरीज एलिमेंट जिनके बीच में आते हैं लेंथेनॉइड्स और जिनमें होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो उन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उनके पीरियोडिक वेरिएशंस में जो होते हैं वो चेंज आते हैं. जिस तरह से अपन एक्सपेक्ट करते हैं उनकी एटमाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे अलग आती है. तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये सभी एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. क्यों करते हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, वो देखेंगे. नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ देयर ऑक्सो आयंस लाइक KMnO4, K2Cr2O7, अदर भी ऑक्सो आयंस है उनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर और उसका रीजन. इसके साथ अदर जो आयंस है लाइक Mn2+, Cr3+, वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, क्यों है, वहां से भी क्वेश्चन दिया हुआ है. अलग कंटेंट के अंदर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में पूछी गई ये चीजें, तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से. नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा इनके 2 टाइप के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, M डाइपॉजिटिव टू M एंड M ट्राइपॉजिटिव टू M डाइपॉजिटिव. यानी कि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन देकर M डाइपॉजिटिव आयन बना रही है, M डाइपॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन देकर M ट्राइपॉजिटिव आयन बना रहा है. तो इन दोनों रिएक्शंस के लिए इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. साथ ही साथ यहाँ पर एक मेन पॉइंट अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा जो कि बुक में नहीं दे रखा. बुक में ये चीजें नहीं दे रखी कि इनका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो उनको इसकी रिड्यूसिंग नेचर से कैसे कनेक्ट करें, इनकी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे रिलेट करें और उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी उससे कैसे रिलेट करें. तो और आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक पॉइंट रहेगा कि इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से किन एलिमेंट्स में कम आ रही. ठीक है. और साथ ही साथ अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनको यहां रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से.
जैसे इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कुछ एलिमेंट्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आते हैं। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, निकेल का और मैग्नीज का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उनके एक्सपेक्टेड वैल्यू से हायर नेगेटिव है। तो वो क्यों है, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देखकर अपन इनकी रिड्यूसिंग जो टेंडेंसीज वो बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। और ये जो में जो एनोमलस बिहेवियर आ रहा है, लाइक कॉपर है, मैग्नीज है, निकेल है, इनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज आ रही है वो क्यों आ रही है, उसको अपन इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी से रिलेट करके रियली फीलिंग के साथ कि कैसे उनको पहचाने कि रियल में ये जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी है और अदर टाइप की जो एंथैल्पीज है वो इनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, रिड्यूसिंग नेचर से कैसे कनेक्ट हो रही है वो देखेंगे। इसके बाद अपना पॉइंट होगा कलर ऑफ आयंस, कि इनके जो आयंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, मोस्टली जो आयंस होते हैं वाटर में वो कलर्ड होते हैं। कलर का रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन तो उसका रीजन है ही है, उसके साथ साथ में अलग जो रीजन है LMCT है और भी अदर रीजन है, उनको भी अपन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और कौन से ऐसे आयन है जो कि कलर्ड नहीं है और क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन सा आयन डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स आयंस है जिनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों है, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है इनकी जनरल टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करती है और अलॉय बनाती है। तो वो क्यों बनाती है, रीजन का जस्टिफिकेशन का यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट होगा अपना ये यहां तक तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज थी, ये तो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी कई पॉइंट अपने पास बनेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो अपना लास्ट पॉइंट होगा वो KMnO4 और K2Cr2O7 दो कंपाउंड से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, क्रोमियम और मैग्नीज का। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस, खासकर इनकी जो रेडॉक्स रिएक्शंस है कि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, ये दूसरे जो आयंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो किस किस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उनकी रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करके लिखा जाए ट्रिक से, वो अपन देखेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। और खासकर यहां से जो अदर क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कोई कंडीशन बना के दिया जाता है कि एक्स कंपाउंड है, इसको अपन ने इस सॉल्यूशन में मिलाया है तो एक गैस एफरवेसेंस के साथ रिलीज हुई, कैसे रिलीज हुई, इस कलर का कंपाउंड बना। तो उन क्वेश्चंस को अपन इनके रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे कनेक्ट करके आंसर दे वो भी लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपना पूरा पॉइंट होगा। ये सभी पॉइंट जो है 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है, साथ ही जो IIT JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पे भी यूजफुल है। और जो हायर जो एजुकेशनल क्लासेस है BSc वगैरह, उसके कंटेंट में भी ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो ये यूजफुल होती है। उसके साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स जो केमिस्ट्री है, उसमें भी ये चीजें जो कहीं ना कहीं यूज आती है, बहुत ज्यादा यूज आती है। अब तक तो देखा हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं, इनका जनरल नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे, उसके बाद में उसी से इसको रिलेट करेंगे इसका जनरल नेम जो ट्रांजिशन मेटल है उसको। तो इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल में फिल होता है, लेकिन वो डी सब शेल कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का नहीं होता, वो इनर शेल का होता है। वैलेंस शेल यदि अपन n मान लें तो n के अंदर s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, उसके बाद में उसका जो इनर डी सब शेल होता है उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन करना फिल होता है। तो एक एक करके वो स्टार्ट होता है और कितने तक फिल होते हैं, 10 तक। तो ये तो एक्सपेक्टेड है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, उनको भी इंक्लूड करेंगे। ये तो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए कि जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो कांस्टेंट है, वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो कहां फिल किए जाएंगे, इनर डी सब शेल में। जैसे वैलेंस शेल 4 है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 4 के अंदर वाला जो, उससे जस्ट अंदर वाला जो सब शेल है वो कौन सा होगा, जिस 4th शेल जो है वो वैलेंस शेल है, तो उसके जस्ट अंदर वाला जो शेल है वो कौन सा होगा, 3rd होगा। तो 3D में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां फिल किए जाएंगे, 3D में, 1 से लेकर 10 तक। जैसे n की जगह पर अपन यानी वैलेंस शेल ले 5, तो ये तो 5s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे। अब वैलेंस शेल 5 है तो उसका जस्ट अंदर वाला शेल कौन सा होगा, 4 होगा। तो इसमें 5s के बाद में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे, 4D में, 1 से लेकर 10 तक। तो ये तो एक्सपेक्ट किया गया कि ये होना चाहिए। और ये क्यों है, ये n+l रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे हम फिल करते हैं, लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। तो जब इनको अपन कट करते हैं तो इनको कट करने के बाद जैसे यहाँ 4s आ गया,
तो 4s होगा और 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद कहाँ आएंगे 3d में आएंगे, ऐसे होता है। 5s होगा, 5s के बाद में कहाँ जाएंगे 4d में जाएंगे। जैसे यहाँ रख दे 5s, तो 5s में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद कहाँ जाएंगे 4d के अंदर जाते हैं। तो ns इलेक्ट्रॉन ns सबशेल में फिल होने के बाद में, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहां जाएंगे n-1d में जाएंगे और वो फिल होंगे 1 से लेकर 10 तक। जैसे हम यहां से देखते हैं, देखो फर्स्ट सीरीज जो है वो 3d है। 3d का मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन d सबशेल जो अपन लेंगे वो 3d होगा। तो यहां पर अपन 3d लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा 4s हो जाएगा। तो इन सभी एलिमेंट्स में स्कैंडियम से जिंक तक जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सब में, क्योंकि 4s भरने के बाद में यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन भरना अपन ने स्टार्ट किया है 1 से लेकर 10 तक। तो 4s तो सब में भरा हुआ है 4s2, तो ये 4s2 तो सब में लिखेंगे अपन 4s2 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 4s2। जहां तक इनके नाम की बात है उनको अपन कैसे लर्न करें वगैरह ये सब पीरियोडिक टेबल की बात है और वहां से अपन इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। उस पोर्शन को भी अपन यहां पे नहीं ले रहे हैं, अपन जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो डी ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पर इनके जो नेम है वैसे अपने को ट्रिक भी पता होगी इनकी, उस ट्रिक से इनको अपन लर्न कर सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। वैसे आता भी होगा 12th में आते हुए इन सब चीजों को अपने को लर्न हो जाती है चीजें। तो 4s में जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल किए, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 3d में होंगे, क्योंकि n को यदि अपन 4 मान लेते हैं तो n-1 कितना होगा 3 होगा, 3d होगा। ये n+l रूल के अकॉर्डिंग है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन सब में आ गए और 3d में एक एक करते हुए अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। 3d में 1 होगा, फिर 3d में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3d में 3 आएंगे। जैसे अपन इधर चलेंगे n-1d में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। जैसे इसके बाद 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में 5, 3d में 6, 3d में 7, 3d में 8, 3d में 9 और 3d में 10। अभी सोच रहे होंगे कि ये तो 10 होता है, ये 5 होता है। अभी अपन केवल वो लिख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो n+l रूल और हब-बाउ प्रिंसिपल अपने को बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बीच बीच में यदि अपन चेंज करेंगे तो उसका पैटर्न अपने को पता नहीं लग पाएगा कि कहां कहां पर अपने को चेंज करना है, कहां कहां पर इसके एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं, उनको अपन हाईलाइट करेंगे बाद में। पहले अपन लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए n+l रूल के अकॉर्डिंग, बाद में एक्सेप्शनल केसेस को अपन हाईलाइट करके उनको चेंज करेंगे। अब यहां पर 4s2 और ये 3d1 है। जैसे अपन अप टू डाउन चलते हैं, किसी भी सेल किसी भी ग्रुप में अपन अप टू डाउन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, केवल जो n की वैल्यू है वो एक बढ़ जाती है। वैलेंस शेल जो होता है, एक नया शेल जो है वो और जुड़ जाता है। तो यहां पर 4 की जगह पर अपन लिखेंगे 5, 4 की जगह पर 5 हुआ तो 3 की जगह पर हो जाएगा 4। जैसे n की जगह पर अपन 5 लिखें तो n-1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4s2 कहने का मतलब ये है कि इसमें 4s2 में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 5s2। और 5s जब पूरा भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 4d में जाएंगे। तो यहाँ 5s2 तो सब में भरा हुआ रहेगा और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल किए जाएंगे 4d में, 1 से लेकर 10 तक। तो 5s2 सबको अपन फिल कर देते हैं, 5s2, ये 5s2, 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 5s2 एंड 5s2। अब जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आएंगे 4d में, 1 से लेकर 10 तक, 4d1, 4d2, 4d3। जैसे इधर चलेंगे अपन एक एक इलेक्ट्रॉन 4d में बढ़ता हुआ जाएगा। ये हो गया 4d4, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9 एंड 4d10। इसको 4d सीरीज नाम क्यों दिया? क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में फिल हो रहे हैं, करेक्ट। यहां से थोड़ा सा अपने को डिफरेंट भी नजर आ रहा होगा एस और पी ब्लॉक से। वहां जो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन वो किस में बढ़ता है वैलेंस शेल। यहां पर वैलेंस शेल में नहीं बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, इनर शेल में बढ़ रहा है। तो यहां इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से एस और पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब जैसे अपन इससे ऊपर अप टू डाउन चले अपन, तो 5 की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5s की जगह पर क्या हो जाएगा 6s, क्योंकि अप टू डाउन चलते हैं तो वैलेंस शेल एक नया जुड़ जाता है। यहां वैलेंस शेल 4th था, वैलेंस शेल 5th हो गया, यहां पर वैलेंस शेल कौन सा होगा 6th होगा। तो यहां लिखेंगे अपन 6s2 और ये 6s, n की जगह पर जब 6s लिखा जाएगा तो n-1 कितना हो जाएगा 6 - 1 5, तो ये हो जाएगा 5d1। अब 6s2, 5d2,
यानी इसमें जो 6s है उसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, अब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो 6s में सबसे पहले अपन फिल कर देते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 6s2 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन चेंज होके आ रहे हैं वो 6s बढ़ने के बाद किस में आ रहे हैं 5d में। 5d1 हो गया, 5d2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, 5d8, 5d9 एंड 5d10। ये अपन ने इसको फिल कर दिया। n+l रूल जो अपने को कहता है कि डी ब्लॉक में क्या करें, पहले ns जो है वैलेंस शेल जो है, जो इसमें 4th है, इसमें 5th है और इसमें 6th है, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो s के अंदर। उसके बाद में n-1d जो है, जैसे यहां पर n-1 कितना हो, 4 से पहले 3 हो गया 3d, इसमें 5s से पहले 4d हो गया, इसमें 6s से पहले 5d हो गया। उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर करते हुए अपन बढ़ते हुए, जब इधर बढ़ेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है n-1d में बढ़ते हुए अपन चलेंगे। तो यहां पर 3d जो है 4s 2 कांस्टेंट है, 3d 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहा है। यहां पर 5s 2 सब में कांस्टेंट है, 4d 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहा है। यहां पर 6s 2 सब में कांस्टेंट है, 5d 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहा है। करेक्ट। इसके नीचे वाली भी लाइन आती है जैसे 6d सीरीज अपन मान लें, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वहां फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनियम, तो यहां 6 की जगह क्या हो जाएगा 7s2 और ये हो जाएगा 6d1। इसके आगे भी आते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से नहीं आता क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद यहां पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो सब रेडियो एक्टिव है और उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। यहां पर डी ब्लॉक केमिस्ट्री में उनका इतना रोल नहीं होता, अपन इनके ऊपर फोकस करेंगे। ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो n+l से होना चाहिए। अब इनमें एक्सेप्शनल केसेस है, टोटल जो एक्सेप्शनल केसेस है वो 8 है पूरे कंप्लीट डी ब्लॉक में। अब उनको अपन हाईलाइट करेंगे कि एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं, किन में ऐसे कौन सा एलिमेंट इनमें 8 जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने लिखा है वो न होकर अलग आएगा, और क्यों आएगा उसको अपन देखते हैं। कि एक्सेप्शनल जो केसेस यदि उनका अपन रीजन देखें तो उसका रीजन एक ही है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो सबशेल होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब डी जो सबशेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, तो D10 तो हो गया कंप्लीटली फिल्ड, और जो D5 इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा 5, 10 का हाफ कितना होता है 5 होता है, तो D5 जो होता है वो हो गया हाफ फिल्ड, तो D10 तो है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और D5 क्या है, D5 है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल है दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के बजाय। दूसरे का मतलब इनसे कंपैरिजन करें D1, D2, D3, D4 तो इनसे ज्यादा स्टेबल होगा D5, या D6 इनसे ज्यादा स्टेबल D5 होगा, और D10 जो है जैसे इसके पास जो आ रहा है D8, D9, D7 इनसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D10 होगा। तो D5 और D10 के जो पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसका जो पास का S है NS से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को D5 या D10 बनाना चाहते हैं, ये इसका रीजन है। अब इसमें कहां कहां पर D को अपने को, किन D को D5 करना होगा, किन D को D10 करना होगा, ये कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जैसे यहां हम कहें कि इस D4 को D5 करना होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर, तो ऐसे नहीं कि सारे D4 D5 होंगे, ये वाला नहीं होता है। तो ये अपने को लर्न नहीं करने पड़ते हैं, तो एक पैटर्न अपन बनाएंगे जिससे उसको हमें याद करने में थोड़ा ईजी रहे कि कहां कहां पर अपन इलेक्ट्रॉन जो है ला रहे हैं D के अंदर उसको D5 और D10 बनाने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन इधर आने के बाद D5 या D10 हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे D4 भी होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी, तो वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंप्लीटली फील्ड बनाने की कोशिश भी करते हैं कुछ। दो पैटर्न कितने हैं वो अपन देखेंगे। इसका बस एक ही तरीका लर्न करने का कि हमें ये पता हो कि किन किन एलिमेंट्स के अंदर S से NS से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं n-1d के अंदर, और कितने जंप कर रहे हैं, एक जंप कर रहा है या फिर 2 जंप कर रहे हैं। जैसे अपन पहले बात करें क्रोमियम की, इनको अपन थोड़ा हाईलाइट केस करेंगे, तो टोटल 8 केस हैं, तो 2 तो फर्स्ट लाइन में क्रोमियम एंड कॉपर। और यह रीजन बहुत सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक इधर से इधर जाता है, देखो 2 और 4 थे, अब एक इधर से इधर जाता है तो यहां 1 रह गया, और यहां कितना हो गया 5, यहां कितना हो गया 5। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन D4 क्या हो गया, D5 हो गया, और ये स्टेबल हो गया। तो D4 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले रहा है ताकि वो D4 किस में बदल जाए, D5 में। और D5 में क्यों बदल जाए, क्योंकि D5 जो है वो ज्यादा स्टेबल है इसलिए।
यहां पर भी यही होगा, ये जो 3d9 है ये 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये अपने आप को बना लेगा d10, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से गेन कर रहा है तो यहां हो जाएगा 4s1, करेक्ट। यहां पर ये पहले 9 था, एक 1 था तो 2 था, तो एक इसने इधर से इधर गेन किया, क्यों? क्योंकि d9 अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है d10 में। कोई भी चीज जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना ही चाहती है, केमिकल बॉन्ड वगैरह सब स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं, रिएक्शंस हो रही है, तो यहां पर भी ये कुछ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो d9 और यहां पर 4s2 था, तो s2 से एक इलेक्ट्रॉन आ गया d9 में, तो d9 तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया d10, और s2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद हो गया s1। तो ये इनका रीजन है कि ये स्टेबल हो गए d5 और d10 एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहां दो एक्सेप्शनल केसेस आ गए इसमें 3d सीरीज में। अब बात करें 4d सीरीज की, तो यहां पर 4 एक्सेप्शनल केसेस है। देखो 4 कौन कौन से, एक मोलिब्डेनम जो क्रोमियम के नीचे आ रहा है, और एक जो कॉपर के नीचे आ रहा है सिल्वर। ये तो होंगे जैसे अपन ने पहले यहां पर किए, करेक्ट। d4 को d5 और d9 को d10 बनाना। लेकिन इसके साथ साथ में दो एक्सेप्शनल केसेस हो रहे हैं, एक नायोबियम है और एक हमारे पास में पैलेडियम, जो इससे जस्ट पहले आ रहा है, जो इससे जस्ट पहले आ रहे हैं वो। अब देखो इसमें ध्यान से देखना है कि कहां कहां पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन जंप करवाने हैं, बहुत ध्यान से देखना है। देखो इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5। d4 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 5 हो गया, s2 ने एक दिया वो 1 हो गया। यहां पर भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 10, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, जैसे अपने पहले किया था d5 और d10 ये अपने आप को बनाना चाहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से ये गेन कर लेंगे। अब बात रही नायोबियम की और पैलेडियम की, बहुत ध्यान से यहां देखना है। देखो नायोबियम जो है, हालांकि देखो इसको स्टेबल होना है तो इसको 5 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, होना तो ये चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने चाहिए थे, लेकिन होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां पर ये 2 की जगह हो जाएगा 1 और यहां 3 की जगह हो जाएगा 4, करेक्ट। d3 ने s2 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कर लिया d4। अब सवाल यह आता है कि d4 क्यों हुआ, d3 भी ठीक ही था, स्टेबल तो d5 है, लेकिन इसका रीजन ये होगा कि ये स्टेबिलिटी के लिए गेन करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, लेकिन अपने रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी नहीं है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को इधर d4 के अंदर, d के अंदर, 4d के अंदर जो है भेज सके। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, अपन कह रहे हैं कि एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये किस वजह से जा रहे हैं, इसका भी एक अपने पास में यहां पर एक कॉमन सा एक फंडामेंटल रीजन पता होना चाहिए। वो ऐसा होता है कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें इतनी एनर्जी होती है, सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो ns से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज सकती है, n-1d में, क्योंकि इनकी एनर्जी का जो गैप होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। अब नायोबियम की जहां तक बात है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हम कह रहे हैं कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं रूम टेम्परेचर की एनर्जी से, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ये गेन तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगी और ये रह जाएगा d4। अब पैलेडियम की बात करें, पैलेडियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि स्टेबल विन्यास, स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, d10 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन d10 है, और यहां पर ये कौन सा है, d8। तो d8 को d10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करना चाहेगा, 5s से। अब यहां पर जो है ये सफिशिएंट एनर्जी रूम टेम्परेचर से मिल जाएगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गेन कर लेगा। अब 2 इधर से इधर जाएंगे तो s2 में से 2 हटाएं तो ये हो जाएगा s0, और d8 में 2 इलेक्ट्रॉन अपन जोड़े तो हो जाएगा d10। वेरी स्पेशल केस इज दिस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नायोबियम जैसा नहीं है, नायोबियम को भी 2 चाहिए थे, लेकिन रूम टेम्परेचर की एनर्जी उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे पा रही थी, पैलेडियम को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो हो गया d10 and 4s2। और एक यही ऐसा केस है जो स्पेशली हमें ध्यान रखना है, जहां पे s में 0 आ रहा है, बाकी s में 1 और 2 आता है। अब बात करें हम अगली सीरीज की, 4d सीरीज की, 5d सीरीज की, इसमें 2 एक केसेस है। अब 2 केसेस कहां है, देखो यहां पर ये दोनों केस नहीं है, न टंगस्टन है न टेंटेलम है। जैसे अपन ऊपर वाली सीरीज से यहां कंपैरिजन करें तो देखो यही तरीका है इनको लर्न करने का, और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो यहां पर जो टंगस्टन है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि d4 को d5 बना रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर की एनर्जी इसको अलाउ नहीं करती है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कराना। तो टंगस्टन ऐसे कैसे रहेगा, ये d4 ही रहेगा, d5 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो d4 को d5 बनाने के चक्कर में टंगस्टन को भी अपन कई बार d5 बना देता है, और इसमें ही नहीं जा रहा तो इसका तो सवाल ही नहीं होता। तो इन दोनों को ऐसे कैसे रखना है। इसके जो दोनों एक्सेप्शनल केसेस आएंगे वो लास्ट के आएंगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए d10 बनाने के लिए, लेकिन दोनों में जाएंगे एक एक ही। यहां तो एक ही जाएगा,
इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये हो गया S1 और ये हो गया D10। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे लेकिन जाएगा एक ही, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 9। तो ये अपने पास टोटल 8 केस आ गए, क्रोमियम, कॉपर, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए N+L रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा। तो इनको लर्न करने का तरीका यही है कि बीच बीच में से एक केस को अपन लर्न नहीं कर सकते, पहले जो होना चाहिए वो अपन लिख लेंगे और उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें पता ही है। जैसे यहां से अपन स्टार्ट करें, सभी का लिखने की जरूरत थोड़ी है। जैसे नाइट्रोबियम की बात करें तो यहां पर D1 होगा, D2, D3, 5s के बाद में 4d में भर रहे हैं अपन, तो 5s2 हो गया और D1 और 2 एंड 3d3 हो गया। अब किसी का भी अपन बना सकते हैं N+L रूल से। फिर हमें पता होना चाहिए कि हाईलाइटेड केस कौन कौन से हैं। ये 8 केस जो है वो अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन को जो है अपने को भेजना है, S से किस में भेजना है, Na से N-1d में। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए N+L का वो लिखने के बाद उसको फिर अपन जो है जम कराएं Na से N-1d में, वो बेटर रहेगा। तो हम कितने जो है जम करवा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। टोटल 8 केस है। ये हाईलाइट अपन ने इसलिए किया है ताकि अपने पास जो बचे हुए केस है उनके लिए कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे 1-2 केस अपन ने देख लिए फिर बाकी बचे हुए, तो उनके लिए नहीं होगी कि ये भी एक्सेप्शनल केस तो है या नहीं है। तो एक्सेप्शन जितने भी आते हैं वो सब हमें इसी में नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी में क्लियरली उनका बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो एक्सेप्शनल केसेस अपन ने लिखे। अब जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिख रहे थे, क्या वो ऐसे रहेगा? एक्सेप्शनल जो केसेस है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये तो अपन ने लिखा था जो N+L के रूल के अकॉर्डिंग आ रहा था। अब यदि इनको भी अपन इंक्लूड कर लें तो हम देख रहे हैं यहां पर कि NS जो है, जैसे यहाँ 4s है, 5s है, 6s है, क्या यहाँ पे सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर 1 भी है और 0 भी है। तो इसको हम लिखेंगे 0 to 2, 0 to 2। बहुत ध्यान से देखना है, 1 to 2 भी मान लेते हैं कई बार, लेकिन पैलेडियम की वजह से ये 0 to 2 है। यदि पैलेडियम, जैसे क्वेश्चन आता है कि पैलेडियम को हटाकर फिर पूछे तो ये हो जाएगा NS 1 to 2, 0 to 2 हो गया और ये N-1d 1 to 10 तक चल ही रहा है। करेक्ट? तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो है अपन देखते हैं अब इनका कॉमन है, और उसके पहले एक 3d सीरीज 4d सीरीज इनका कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। देखो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s 1 to 2, इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही है, और 3d में है 1 to 10। इसका है 5s 0 to 2, 5s में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 to 2, और 4d का हो गया 1 to 10। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 6s में 1 to 2 और जो 5d है इसमें आ रहा है 1 to 10। तो इनका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब अपन स्टार्ट करते हैं इनका जनरल नेम। तो देखो जनरली इनको किस नेम से जानते हैं अपन? इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कह रहे हैं अपन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में फिल हो रहे हैं? डी सबशेल में फिल हो रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। भले वो इनर डी सबशेल हो लेकिन हो तो डी सबशेल में रहे, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके साथ में इसका एक नेम हो रहा है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये सभी एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है, इसलिए इनको अपन ट्रांजिशन मेटल्स भी नाम देते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है अपन या ट्रांजिशन मेटल्स का है, इसका जैसे थियोरेटिकली इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे और यहां से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ट्रांजिशन मेटल है कौन सी नहीं है? तो ट्रांजिशन मेटल को अपन यहां से आइडेंटिफाई करने के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि द मेटल और एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, द मेटल और एलिमेंट which has incompletely filled D subshell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका डी सबशेल यानी डी सबशेल इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन लिख रहे हैं, और वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड किस में होता है? D10 में होता है। तो D10 को छोड़ के बाकी ये जो सभी है इनमें डी जो सबशेल अपन फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड तो D10 में होता है। जैसे इसमें हम कहेंगे D1 है, 5 जैसे अपन सबशेल लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर भी अपन 5 लेंगे,
तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आए, बाकी जगह बची हुई है। ऐसे D8 तक या हम कहें D9 तक जो है डी सबसेल कंप्लीटली फिल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने के बाद भी यहां पर 2 जगह इलेक्ट्रॉनों की बची हुई है। तो D10 को छोड़कर बाकी जो ये एलिमेंट्स है उनको अपन क्या कहेंगे, उनको कहना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये अपना एक आइडिया आता है इस डेफिनेशन को देखने के बाद। तो इसमें हम कहेंगे कि जो जिंक है और कैडमियम है और वो मरकरी है, जो ये है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इनका जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि डेफिनेशन ये कह रही है कि डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल होना चाहिए। करेक्ट। या इसको अदर लैंग्वेज में अपन ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, दोनों का मतलब एक ही है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल कह दे अपन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कह दे, डी सबशेल कह दे, एक ही चीज है। क्योंकि जब तक डी सबशेल कंप्लीटली फिल नहीं होगा तब तक उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा। जैसे मान लो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, 1 2 3 अनपेयर्ड है, फिर 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 इसी में 1 2 3 4 5 6 जैसे अपन भरे 4 अनपेयर्ड है। तो जब तक D10 नहीं हो जाता, जैसे D8 में भी 2 अनपेयर्ड है, D9 यहां तक भरेंगे, एक अनपेयर्ड रहेगा, एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जब तक कि वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल की जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, इन डी सबशेल। जो एलिमेंट ये रखता है उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब इनमें से यदि अपन देखें D10 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएंगे, तो D10 वाले कौन कौन से हैं? D10 वाले यदि अपन देखते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और एक पैलेडियम। ये है, ये एलिमेंट्स अपने पास में यदि हम देखें 7, जिनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन। अदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में देखें तो उनमें तो डी तो कंप्लीटली फिल हो गया होगा। जैसे हम भरते हैं P1, 5P1 भरोगे तो 5P1 के पहले 4D10 तो कंप्लीटली फिल्ड आएगा ही आएगा, उसके बाद ही तो 5P1 आएगा। जैसे हम लिखते हैं 5S2, 4D10 बढ़ने के बाद ही फिर 5P में जाएंगे हम। करेक्ट। तो P ब्लॉक या S ब्लॉक की बात करते हैं तो उनमें D ब्लॉक कंप्लीटली फिल होता है, पहले से फिल होता है। जैसे D ब्लॉक बनने के बाद ही तो फिर अपन P ब्लॉक में जाएंगे, P के बाद में ही फिर अपन नेक्स्ट S में आएंगे। तो S और P की तो बात ही नहीं करें अपन, बात करें केवल D ब्लॉक की। तो D ब्लॉक में यदि 5 एलिमेंट अपन छोड़ देते हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको कहना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। इन सभी में एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, या हम कहते हैं कि इनका जो डी सबशेल वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं इनके। तो ये क्या 7 एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएंगे? इनमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आता, बाकी ये आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? इनमें तो डी सबशेल इनमें भी अपनी कंप्लीटली फिल रखा है। क्या इनमें ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस है कि इसको अपने लिख दिया हो कि इनकी वजह से यहां पे आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डेफिनेशन है अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। इसमें एक चीज और जोड़नी है अपने को। वो क्या जोड़नी है? तो देखो, जिंक, कैडमियम और मरकरी की यदि अपन बात करें, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 N-1D10। अब इनके यदि आयंस की बात करते हैं तो इनका एक ही आयन बनता है डाई पॉजिटिव। जैसे यहां बन जाता है Hg डाई पॉजिटिव, Cd डाई पॉजिटिव, और यहां पे बनता है Zn डाई पॉजिटिव। यदि इनकी बात करें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? NH से निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? NH से निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से अपन निकाल दें तो उसके बाद में यहां पे बच जाता है N-1D10। करेक्ट। जैसे जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Zn डाई पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4s03d10। Cd डाई पॉजिटिव होगा 5s04d10, और Hg डाई पॉजिटिव होगा 6s05d10। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें तो डी जो सबशेल वो कंप्लीटली फिल है ही है, इनके आयंस में भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। इनके आयंस में भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि इनकी बात करें कॉपर, सिल्वर और मरकरी, तो इनमें क्या होगा? इनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन इनका जो आयन बनेगा, जैसे हम बात करें कॉपर की, तो जो कॉपर है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s13d10। अब इसका जो आयन बनता है, इसके 2 आयन मेनली अपन बनाते हैं, Cu+, Cu2+, इसमें भी Ag+, Ag2+, Au+, Au2+। तो इनके जो डाई पॉजिटिव आयन होंगे
उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से आउट होगा। यहां से आउट होने के बाद ये कितना हो गया 3d9। अब ये d9 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अपन ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो एलिमेंट का तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ साथ आयंस का भी देखते हैं। और यदि आयन के अंदर, किसी भी आयन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको भी अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां इस डेफिनेशन को हम कंप्लीट करें तो हम लिखेंगे विच इज डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट स्टेट और आयन स्टेट, या इसको अपन लिख सकते हैं इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यदि इनके आयंस की बात करें Cu प्लस, Ag प्लस और Au प्लस, उनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा। तो इनके मोनोपॉजिटिव आयन में तो डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन इनका जब डाइपॉजिटिव आयन बनाएंगे अपन तो एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालना होगा, और वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो ये हो गया 3d9, ये हो गया 4d9 और Au2 प्लस हो गया 5d9। तो इनके जो डाइपॉजिटिव आयन है उनमें क्योंकि अब डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड आ गया, तो ये जो तीनों एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ऐसे ही पीडी है, पीडी में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पीडी प्लस भी यदि अपन बनाते हैं, ये तो 5s0 है। अब यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, 4d से निकलेंगे। जैसे पीडी प्लस क्या होगा 4d9, pd2 प्लस क्या होगा 4d8, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो ही गया। कहने का मतलब ओवरऑल जो है वो देखा जाता है, एलिमेंट भी देखा जाता है, उसके जितने आयंस बन रहे हैं वो भी देखे जाते हैं। उन सभी में यदि डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। और एलिमेंट में, उसके एटम में या उसके किसी भी आयन में कहीं पर भी डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, इनकम्प्लीटली फिल्ड कितना भी d9 हो जाए, d8 हो जाए, कुछ भी हो जाए, d1 से लेके d9 तक किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। दूसरा कि कौन से डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखे गए हैं और क्यों, तो उसका आंसर होगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स इवन दे आर इन डी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज दे हैव completely filled electronic completely filled d subshell electronic configuration in both their elemental and their dipositive ion state, in their only dipositive ion state। क्योंकि इनके एलिमेंट में तो डी सबशेल कंप्लीटली फिल है ही है, इसका जो एकमात्र आयन बनता है डाइपॉजिटिव Zn2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस, उसमें भी क्या होगा, डी सबशेल कंप्लीटली फिल होगा। क्योंकि इनके दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले जाएंगे तो इसको 0 करेंगे 2 प्लस में, ठीक है, ये तो फिर भी बराबर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैलेडियम, दे ऑल्सो हैव देयर कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इवन दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें भी डी सबशेल भरा हुआ है एलिमेंट में, तो एटम में, तो फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट माने गए। क्यों है? उसका आंसर आएगा क्योंकि इनके आयंस में इनका जो डाइपॉजिटिव आयन बनेगा यहां पर Cu2 प्लस Ag2 प्लस Au2 प्लस, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है d9 और वो जाता है इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल में हमें 2 चीजें यहां पर और पता होनी चाहिए। पहली चीज तो इसको लिखने का तरीका, जैसे यहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s के बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे हम टेबल से बनाते हैं 1s 2s 3s, यहां पे आता है 4s। 4s को कट करने के बाद में हम कट करते हैं 3d को। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में कहां फिल हो रहा है, 3d। तो कई बार जो है अपन ऑर्डर के हिसाब से कि किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा रहा है, तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख देते हैं 4s2 3d1, इसको लिखेंगे 4s2 3d2। ये करेक्ट तरीका नहीं है, इसको लिखना चाहिए पहले 3d आना चाहिए फिर 4s आना चाहिए। तो इसमें 4s2 3d1 की जगह बेटर होगा 3d1 4s2। इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों लिखना चाहिए और इससे हमें कहां फायदा मिलेगा, तो देखो यहां स्कैंडियम की बात है, अपन दोनों लिख सकते हैं, एलिमेंट के लिए तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि अपन इस तरह से लिखेंगे पहले 4s आए और फिर 3d, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो है वो गलत हो जाएगा, और इसी में नहीं सभी में होगा वो। जैसे अपन बात करें Fe की, तो
Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपन लिख रहे हैं 3d6 4s2, या अपन चाहे तो इसको 4s2 3d6 भी लिख सकते हैं, 4s2 3d6 भी लिख सकते हैं। Fe के लिए तो दोनों करेक्ट है, लेकिन जैसे मान लो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं Fe2+ का, तो 2+ का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहां से इजेक्ट करने होंगे, निकालने होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, जिस सब शेल को अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में लिखा हुआ है वहां से निकलेंगे। यदि अपन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3d6 4s0, और यदि यहां से आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s2 3d4। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत होगा, Fe2+ का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है। और ये कब आएगा, जब अपन 3d को पहले लिखेंगे 4s को बाद में लिखेंगे। और इनमें भी, इन्हीं में नहीं, इनमें भी पहले n-1d को लिखा जाता है, फिर ns को लिखा जाता है, n-1d और फिर ns। कारण क्या है इसका ऐसे लिखने का, भर तो अपन पहले 4s में रहे फिर 3d में रहे, 4s पहले 3d6 बाद में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये केवल भरने का ऑर्डर है कि पहले 4s में भरा फिर 3d में, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, फिर एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3d की। लेकिन यदि अपन प्लेस की बात करते हैं तो 3d जो है वो थर्ड शेल का पार्ट है, 4s फोर्थ शेल का पार्ट है। तो थर्ड शेल पहले आना चाहिए, फोर्थ शेल। न्यूक्लियस के पास में ज्यादा पास में कौन सा शेल होगा, थर्ड शेल ही होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, फोर्थ शेल। तो यदि अपन देखते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस बनाया अपन ने, फिर अपन बनाते हैं 1s, उसके बाद में 2s देन 2p, ये सेकंड शेल कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3s देन 3p देन 3d, ये थर्ड शेल कंप्लीट हुआ, उसके बाद लिखते हैं अपन 4s। ये इनका प्लेस है कि जैसे फर्स्ट शेल पूरा हुआ, देन सेकंड शेल पूरा हुआ, देन थर्ड शेल पूरा हुआ 3d तक, थर्ड शेल के बाद ही तो फोर्थ शेल का प्लेस होगा। ये प्लेस के अकॉर्डिंग है, ये इनको इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने का ऑर्डर है, केवल बढ़ने के अकॉर्डिंग है। रियल में होता ही है कि जब यहां तक पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 2 2 6 2 6, और यहां पर 3p 6 हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जंप करते हैं, 4s में। क्यों जंप करते हैं, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो 4s से ज्यादा होती है। 4s में जब 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो फिर इनर शेल में अपने पास 3d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 3d में बाद में बढ़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि 3d जो है वो 4s के बाद में प्लेस्ड होगा, 3d की जो प्लेस होगी वो 4s के पहले होगी। तो 3d को पहले लिखा जाएगा, फिर 4s को लिखा जाएगा, इसी तरह यहां पर है। तो ये एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा यदि अपन देखते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जो इनका प्लेस है, इनमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां पर होते हैं, हम वैसे भी जान लेते हैं कि यहाँ लेंथेनॉइड होते हैं, एक्टिनॉइड जो होते हैं एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं और उनको यहां पर क्यों नहीं रखा गया, पीरियोडिक टेबल में नीचे क्यों रखा गया, हालांकि पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, लेकिन यहां पर भी उसको डिस्कस करना पॉइंट को जरूरी है, ताकि अपन इनका जो केमिस्ट्री है इनकी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, उनको अपन जो है कंपेयर कर सके, उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट जान सके। तो लेंथेनॉइड देखो, वैसे अपन जानते हैं कि देखो यहां इलेक्ट्रॉन जो है 5s, जैसे ये d है, इससे पहले क्या है, s ब्लॉक है, तो यहां पर 5s, इससे पहले 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इट्रियम से पहले 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां स्टार्ट हुआ है, 4d1 4d2 4d3 4d4s। यहां पर इससे पहले किस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6s में। तो 6s में अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 भरे, 6s भरने के बाद में फिर कहां आए अपन, 5d में। तो क्या 6s के बाद में 5d में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, नहीं। यदि हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पर 4s होगा, 5s 6s, 6s में भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f, 6s भरने के बाद कहां जाते हैं, 4f में, फिर 4f के बाद में कहां पर आते हैं, 5d में। तो करेक्ट जो प्लेस है 4f का वो यहां पर होना चाहिए, पर एक्सेप्शनली पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ना स्टार्ट होते हैं, 4f में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होते हैं 4f में, यहां पर है 4f। तो 5d में एक चला गया, उसके बाद 4f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे 5d के अंदर, वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे 5d। देखो 6s भरा, 6s के बाद में 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 4f में। तो इसका बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 5d1 4f1, 5d1 4f1। तो 5d1 4f1 को क्या यहां लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन लिखे 5d1 6s2 4f1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि वर्टिकल सिमिलरिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब अपन अप टू डाउन चलते हैं तो केवल n की वैल्यू चेंज होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम रहता है। तो यहां आया d2, तो d2 के नीचे d2 आना चाहिए, f1 d1 थोड़े आना चाहिए। तो अपन वेट करेंगे जब तक कि ये f14 भर के वापस यहां पर d2 नहीं हो जाता।
तो उन 14 इलेक्ट्रॉन्स को, 14 एलिमेंट्स को जिसमें 4f में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, उनको लेंथेनॉइड कह के अपन उसको नीचे एक लाइन बनाकर शो कर रहे हैं। और जब ये कंप्लीटली फिल होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कब आएगा, यहीं पे आएगा और उसको D1 को क्या बना देगा, वो D2। तो वो जो एलिमेंट है वो अपने पास हैफनियम है और ये इसके 14 एलिमेंट्स के बाद में आता है। तो यहां पर यदि कौन अपन इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 57, तो इसका होता है 72, इसलिए इनके 14 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। ऐसे यहां पर है 89 और फिर ये है 104, क्योंकि यहां बीच में एक्टिनोइड आता है। जैसे यहां 4f आया, यहां पे आएगा 5f, 7s पूरा भरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, 5f में, 6s के बाद में 4f में आ रहे तो 7s के बाद में 5f में। पर 5f से पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 6d में, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 6d में। 7s भरने के बाद में 5f में आना चाहिए, लेकिन 6d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 5f 1 to 14 एक्टिनोइड भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 6d2। तो ये जो रदरफोर्डियम ये 5d2 के नीचे आ गया 6d2। तो इनकी होमोजेनिटी बनाए रखने के लिए अपन ने ऐसे। नाउ दिस क्लास इज कंप्लीट। इसमें आपने डिस्कस किया डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, इनका जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बाद इनका जनरल कॉमन नेम जो है ट्रांजिशन मेटल नाम से इनको जानते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज and their periodic properties. And if you think that this video is helpful for you in your studies, then please subscribe and share.